हेलो ऑल। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है अकाउंट्स के एकदम बेसिक कंसेप्ट्स जो कॉमर्स में अकाउंट्स के फील्ड के स्टार्टिंग करने के लिए ज़रूरी है वो टर्म्स को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस हमें समझना है क्या रहता है। तो देखिए, बिजनेस में कोई भी एक ऐसा लीगल एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी में आपने मनी इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन एम है और गुड्स एंड सर्विसेज की रेगुलर डीलिंग होती है। तो ये 4 पॉइंट्स अगर प्रेजेंट है तो वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। इट इज एनी सच लीगल एक्टिविटी वेयर मनी इज इन्वेस्टेड and the main motive is to earn profit along with a regular dealing of goods and services. That activity is known as a business. Second जो टर्म था वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन में बिजनेस में बहुत फर्क है। प्रोफेशन एक लीगल ऑक्यूपेशन है जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, डिग्री लेना पड़ता है, क्वालिफिकेशन लेना है आपको। मेन एम आपका प्रॉफिट ना हो के सर्विस मोटिव रहता है और इसके साथ ही में उनका एक एसोसिएशन रहता है उनका, तो वो प्रोफेशन कहलाता है। उसमें ट्रेनिंग उन लोगों ने ली रहती है, पढ़ाई उन लोगों ने की रहती है, तो वो फिर प्रोफेशन कहलाता है। तो प्रोफेशन इज एनी लीगल ऑक्यूपेशन फॉर विच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड along with long years of training and the main motive is to serve rather than to earn profit. That is known as a profession. जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स हुए, टीचर्स हुए, ये सब प्रोफेशन में आएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने बात की थी बिजनेस में गुड्स की। गुड्स मतलब ऐसे हर वो आर्टिकल जो आर्टिकल को आपने अपने बिजनेस में सेल करने के लिए या तो फिर उसे कन्वर्ट करके फिर बेच के प्रॉफिट कमाओगे करके लिया था आपने। द आर्टिकल्स एक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल or for the purpose of converting first and then to sell in order to earn profit, that commodities are known as goods. तो उसको हम गुड्स बोलते हैं। किराना दुकान वाला हुआ, किराने आइटम उसके गुड्स हो गए। शू दुकान वाला हुआ, जूते और पूरे फुटवेयर्स के उसके गुड्स हो गए। तो ये सब चीजें गुड्स में आएंगी। गुड्स को 5 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले है परचेज। जब हम गुड्स को दूसरे से खरीद रहे हैं तो वो खरीदने का प्रोसेस जो है वो परचेज कहलाता है। 2 टाइप का परचेज होता है। एक होता है कैश परचेज जिसमें आपने पेमेंट किया और गुड्स लिया। दूसरा होता है क्रेडिट परचेज जिसमें आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेटर आप पे करेंगे करके आपने ने तय किया था, लेकिन गुड्स ले रहे थे। तो गुड्स को लेने का जो प्रोसेस हुआ वो प्रोसेस कहलाएगा परचेज। दूसरा जो था वो था सेल्स। सेल्स में इट इज द लीगल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। लीगली वॉलंटरीली अपनी इच्छा से अगर एक सेलर अपने गुड्स की ओनरशिप को बायर को दे रहा है तो वो चीज सेल्स कहलाता है। सेल्स भी 2 टाइप का होता है। एक होता है कैश सेल्स जिसमें हमने गुड्स बेचा और हमें कैश तुरंत रिसीव हुआ। कैश मतलब हो सकता है ना वो आप कैश लो या पेटीएम से लो या चेक से लो या कोई भी ऐसे मीडियम से लो, लेकिन वो सब कैश सेल्स ही कहलाएगा आपका। दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स जिसमें आपने गुड्स बेचा लेकिन अगेंस्ट इट आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुए थे यहाँ पे, तो वो क्रेडिट सेल था। बाद में लेटर ऑन अब कभी उसको रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट था परचेज रिटर्न्स। जो गुड्स हमने खरीदे थे जिसको हम परचेज का प्रोसेस बोले थे, अगर उसमें से हमें कोई चीज पसंद ना आए, वो डैमेज निकले या कोई भी रीजन से हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो जब एक बायर उसे सेलर को वापस कर देगा तो वो परचेज रिटर्न कहलाएगा। और ठीक वैसी था सेल्स रिटर्न। सेम एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसे बेचे हुए गुड्स वापस देने हैं बायर से, वापस मिल जाते हैं उसे, तो वो चीज सेल्स रिटर्न बन जाता है। अब लास्ट होता है स्टॉक। स्टॉक इज द अनसोल्ड पोर्शन ऑफ गुड्स। जो गुड्स हमने नहीं बिके थे, बच गए थे, वो स्टॉक है। अब स्टॉक भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक। ईयर अगर एंड हुआ तो ईयर के एंड में जो रिमेनिंग बचेगा आपका स्टॉक वो क्लोजिंग स्टॉक है। और उसी स्टॉक से जब आप नया बिजनेस या नए ईयर को फिर से स्टार्ट करते हैं अप्रैल 1 से, तो वही क्लोजिंग स्टॉक फिर क्या बन जाता है आपके लिए, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ये तो थी पूरी गुड्स की क्लासिफिकेशन। उसके बाद में चौथा जो टर्म था वो था क्रेडिटर्स।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्रेडिट परचेज हम जब खरीद रहे थे लेकिन पे नहीं किए थे तो क्रेडिट परचेज था। जिस पर्सन को हमें पे करना बचा है, ठीक, या तो हमने उससे गुड्स उधारी में लिए थे या पैसे उधारी लिए थे और हमें अब उसे लौटाने बाकी है पूरा पेमेंट, तो वो जो पर्सन रहेगा सामने वाला वो कहलाएगा आपका क्रेडिटर। द पर्सन टू हुम वी हैव टू पे सम मनी इन नियर फ्यूचर, दैट पर्सन इज नोन एज अ क्रेडिटर। और जितना अमाउंट आपको देने के बचे है उस अमाउंट को आप बोलेंगे डेब्ट। अब नेक्स्ट था फिर डेब्टर्स। आप जब क्रेडिट सेल किए थे गुड्स का, तो जिस किसी भी पर्सन को आपने बेचा है उस पर्सन से अब आपको लेने बचे हैं, तो जितना अमाउंट आपको लेने का ड्यू रहेगा जिस पर्सन से, वो पर्सन कहलाएगा आपका डेब्टर। या आपने किसी को उधारी दिया है, उस पर्सन से लेना बचा है, तो वो पर्सन को भी अपन बोलेंगे डेब्टर। जितना अमाउंट हमको डेब्टर से लेना बचा है वो अमाउंट कहलाएगा आपका बुक डेब्ट। बुक डेब्ट मींस द अमाउंट व्हिच इज ड्यू टू बी रिकवर्ड फ्रॉम अ डेब्टर। उसके बाद आता है फिर बैड डेब्ट। अगर वो अमाउंट जो हमें डेब्टर से लेना था वो किसी भी रीजन से रिकवर ना हो पाए, तो अब उस अमाउंट को अपन बोलेंगे यहाँ पे बैड डेब्ट। अमाउंट व्हिच इज नॉट रिकवर्ड और इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेब्टर, दैट इज नोन एज बैड डेब्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब है रेगुलर नेचर में जो हम पे कर रहे थे, ऐसा कॉस्ट जिसका बेनिफिट हमें इमीडिएटली मिल रहा था, वो एक्सपेंस कहलाता है आपका। रेगुलर नेचर मतलब रोज के डेली नेचर पे, मंथली, वीकली, ईयरली, ऐसा आप कंटिन्यूएशन में पे कर रहे हैं अपने बिजनेस में यहाँ पे, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट तुरंत तुरंत मिल रहा था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, एम्प्लॉइज को सैलरी दिए, लेबर्स को वेजेस दिए, ऑफिस का रेंट पे किए थे, तो ये सब जो है, ये सब चीजें आप रेगुलर नेचर पे पे करते हैं, उसका इमीडिएट बेनिफिट आपको मिलते रहता है, तो वो एक्सपेंस है। फिर था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस जिसे ईयर के एंड होने तक आपने पे नहीं किया है, स्टिल पे करना बचा है। सर्विसेज आपने ले चुकी थी सामने वाले की, जैसे आपके एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, 12 महीने काम किया है और आप पेमेंट किए हो 10 महीने का, स्टिल 2 महीने का देना आपको बचा हुआ है, तो वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। उसके बाद था प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड थे नेक्स्ट ईयर से, लेकिन आपने पे करंट ईयर में कर दिया था। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट द पेमेंट हैव बीन मेड इन द करंट ईयर इटसेल्फ एंड सर्विसेज आर स्टिल ड्यू टू बी रिकवर्ड। सर्विस आपको लेने के बचे हैं, तो वो एक्सपेंस आप प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। उसके बाद होता है एक्रूड इनकम। अब ऐसी इनकम जिसके लिए आप सर्विस दे चुके थे लेकिन ईयर एंड हो गया है, पैसे आपको नहीं मिले हैं, स्टिल मिलना बचा है, तो वो इनकम को आप एक्रूड इनकम बोलेंगे। ईयर के लास्ट होते तक आपकी ऐसी इनकम जिसके लिए आपने सर्विसेज दे चुकी थी लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, स्टिल ड्यू टू बी रिसीव, वो आपकी एक्रूड इनकम थी। उसके बाद था एडवांस इनकम। ऐसा इनकम जो रिलेट कर रहा था नेक्स्ट ईयर से, लेकिन आपने उसके लिए पैसे इसी ईयर में ले लिए हैं, आपने सर्विसेज नहीं दी है, सर्विसेज स्टिल देना बचा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एडवांस इनकम। उसके बाद होता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में जितने भी एनिमल्स है जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में हेल्पफुल रहते हैं, वो सभी लाइफ स्टॉक की कैटेगरी में आएंगे। पोल्ट्री वालों के लिए है हुआ, कैटल्स जो डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैटल का लाइफ स्टॉक ऐसा है। एनिमल्स जो आपके बिजनेस को चलाने में आपके हेल्पफुल है वो लाइफ स्टॉक आ गए। अब आते हैं हम सबसे मेन पॉइंट पे, एसेट्स। एसेट्स आर द रिसोर्सेस, आर द प्रॉपर्टीज। ऐसे प्रॉपर्टीज है, ऐसे रिसोर्सेस है जिनको आपने बिजनेस में एक्वायर किया है ताकि आप अपने बिजनेस को स्मूथली और सक्सेसफुली चला सके करके, तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स आपके। इन सिंपल वन वर्ड में बोलेंगे तो प्रॉपर्टीज है आपकी। अब एसेट्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन थे। सबसे पहला है फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट आपके ऐसे एसेट्स थे जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने लिया था, जिन्हें हम सेल करने का कभी भी प्लान नहीं करते हैं और आपके बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जरूरी होता है। उसको फर्दर फिर दो पार्ट में बांटते हैं हम, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल नॉन करंट एसेट ऐसे है जो हम देख सकते थे, टच कर सकते थे, फिजिकल एक्जिस्टेंस था उसका, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, फिजिकल एक्जिस्टेंस भी है, आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हो गए। दूसरा है नॉन टेंजिबल एसेट्स, दैट the assets which have got no physical existence, they can neither be seen nor can be touched. For example के लिए गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट्स हुए।
जो गुडविल है वो रेपुटेशन है जो ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए हेल्प करता है। कॉपीराइट मतलब राइट टू पब्लिश, राइट टू टेलीकास्ट, जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटरों से ज्यादा अर्न करते हो। पेटेंट्स मतलब कुछ न्यू इन्वेंशन, कुछ न्यू डिस्कवरीज किए थे जिसकी वजह से आपका बिजनेस बाकी बिजनेस के कंपैरेटिवली ज्यादा अर्न कर रहा था। तो ये सब आपके यहाँ पे नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट में आते हैं। उसके बाद आता है करंट एसेट। करंट एसेट ऐसे एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के नहीं है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है, जिनकी वैल्यूज हमेशा फ्लक्चुएट होती है और उसे जल्दी ही आप कैश में कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे कैश हुआ, डेब्टर्स हुए, स्टॉक हुआ, एक्रूड इनकम था, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे। तो ये सब चीजें जो है आपके जो करंट एसेट्स में आती है। उसके बाद है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स उन एसेट्स को बोलते हैं अपन जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक्चुअली बड़े अमाउंट के एक्सपेंडिचर्स है जो और लॉसेस है जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हुए थे, ताकि आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस को चला सको करके। तो बिजनेस को सेटअप करने के पहले जो भी खर्चे और जो भी आपने लॉसेस सफर किए थे, जो आपको एक साथ में राइट ऑफ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते जाते हैं जिनको, उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। उसके बाद थे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स ऐसे एसेट्स थे जो बेसिकली कैश के फॉर्म पे है या इमीडिएटली विद इन ए शॉर्ट इंटरवल या शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कैश में आप उसको कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे कैश हुआ, बैंक का बैलेंस है, गोल्ड है, ये सब चीजें आपकी लिक्विड एसेट्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम लायबिलिटीज के। लायबिलिटीज आपके ऐसे सभी अमाउंट है जो आपको पे करने के बचे हैं, सम टोटल ऑफ द अमाउंट विच आर ड्यू एंड पेबल बाय द बिजनेस फर्म। जैसे बैंक लोन हुआ, क्रेडिटर्स थे, ये सब लायबिलिटीज में आते हैं। लायबिलिटीज में भी पहला था नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ऐसे लायबिलिटीज है जिनको पे करने के लिए आपके पास में मोर देन 1 ईयर टाइम है, लंबे समय तक आप उसको आराम से पे कर सकते थे, सफिशिएंट टाइम मिला है आपको, वो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज हो गए, जैसे बैंक का लोन होता है। फिर उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी आपको उन लायबिलिटीज को बोलेंगे जिनको पे करने के लिए आपको बहुत शॉर्ट स्पैन मतलब 1 ईयर के अंदर पे करना है। ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आपके क्रेडिटर्स हो गए, एडवांस इनकम लेके रखे हो, ये सब आपके करंट लायबिलिटीज में आएगा। उसके बाद है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज है जिनको पे करना या ना करना सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट था। नेक्स्ट क्लास में अपन रिमेनिंग टॉपिक्स को देखेंगे।